Welcome to my YouTube channel. We were discussing chapter number 10, evolution of 10th class biology new syllabus. हमने इस 10th क्लास की भी बायोलॉजी के लेक्चर सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ था। उस सिलसिले में आज हमारा दूसरा लेक्चर है। कल के लेक्चर में एवोल्यूशन में हमने डिस्कस किया कि डार्विन का एवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया। देन वी हैव डिस्कस्ड कि डार्विन का जो वो HMS बीगल का वॉयज का ट्रैवल उसका था 5 years का, उसको डिस्कस किया। और फिर उस दौरान जो उसने एविडेंस जो थे दिए, उसने ऑब्ज़र्व किया एवोल्यूशन के लिए। उसने कहा कि एवोल्यूशन इज़ अ वैलिड प्रोसेस एंड ही प्रूव दिस बाय गिविंग एविडेंसेस। हमने उन एविडेंसेस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से डार्विन ने अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पे एक थ्योरी जनरेट की और वो थ्योरी क्या कहती है। तो उसने जो ऑब्जर्वेशंस की थी, ऑब्जर्वेशंस में मैंने आपको ट्रिक भी बताया था कि आप किस तरह से याद रख सकते हैं उसको। सबसे पहले तो यूनिक स्पीशीज़ थी कि हर आइलैंड पे यूनिक होती हैं। देन वी हैव डिस्कस के वेरिएशन होती हैं स्पीशीज़ के दरमियान में, और वेरिएशन में हमने देखा था बर्ड्स जो थे उनकी फिंचेस में जो था वो डिफरेंस था। और फिर लास्ट जो पॉइंट था वो हमने देखा था कि फॉसिल जो पाए जाते हैं, मॉडर्न फॉसिल्स, दे हैव प्रूव दैट द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन इज़ अ फैक्चुअल थिंग, कि वाकई में एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ है। वो जितने भी फॉसिल्स थे उन्होंने ये प्रूव कर दिया। अब एवोल्यूशन का प्रोसेस तो हुआ है, एवोल्यूशन होती कैसे है, नेचर के अंदर कैसे एवोल्यूशन होती है, वो इस थ्योरी में डार्विन ने एक्सप्लेन किया, विच इज़ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। नाम से रिप्रेजेंटेड ये है कि नेचुरल सिलेक्शन का मतलब है नेचर सेलेक्ट करती है ऑर्गेनिज्म को, कौन से ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सर्वाइव करते हैं और कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जिनको नेचर सेलेक्ट करेगी और वो नेक्स्ट जो हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे और नेक्स्ट वो आपके इन्वायरमेंट का हिस्सा बनेंगे। क्योंकि जिनको नेचर सेलेक्ट करेगी वही सर्वाइव करेंगे और वही जो है वो एवोल्यूट होके जो नेक्स्ट जनरेशन वही बनाएंगे। और जो नेचर जिनको सेलेक्ट नहीं करती, जो फेवरेबल नहीं होते नेचर के हिसाब से, वो क्या हो जाते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। दैट इज़ द एसेंस ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, दैट नेचर सेलेक्ट ऑर्गेनिज्म। और नेचर किनको सेलेक्ट करती है, जिनके पास यूजफुल वेरिएशंस होती हैं। वेरिएशन से क्या मुराद है, ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, लिविंग ऑर्गेनिज्म चेंज ओवर टाइम, दोज विद हेल्पफुल करेक्टरिस्टिक्स, जिनकी करेक्टरिस्टिक्स हेल्पफुल होती हैं वो सर्वाइव कर जाती हैं। एंड वंस दे सर्वाइव, फिर वो उससे अगला स्टेप क्या करती हैं, वो रिप्रोड्यूस करती हैं और जो यूजफुल करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको पास करती हैं नेक्स्ट जनरेशन में। इस तरह से वो नेचर के थ्रू जो है वो सिलेक्टेड हो जाती हैं। अब इसके कोर प्रिंसिपल क्या हैं, कोर प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन या कोर प्रिंसिपल ऑफ थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आ जाता है कि यहाँ पे हेल्पफुल वेरिएशंस होती हैं। अब वेरिएशन से क्या मुराद है, वेरिएशन से मुराद है तब्दीलियाँ। जैसे मिसाल के तौर पर अगर एक पॉपुलेशन है उसमें 2 तरह की बीटल्स हैं, आपके बुक के ऊपर यही एग्जाम्पल गिवन है ना कि पॉपुलेशन है उसके अंदर 2 कलर की बीटल्स हैं, एक ग्रीन कलर की एक ब्राउन कलर की है। जो कलर डिफरेंस है ये वेरिएशन है। इसी तरह से वो कहते हैं ऑर्गेनिज्म में पोजेसेस हेल्पफुल वेरिएशन आर बेटर सूटेड टू देयर इन्वायरमेंट। वो ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेड होते हैं। अब देखें यहाँ पे मैंने वेरिएशन की मिसाल दी, ब्राउन बीटल है, ग्रीन बीटल है, और अगर वो मिट्टी में रह रहे हैं, मिट्टी का कलर कौन सा होता है, सॉइल का ब्राउन कलर। तो यहाँ पे ब्राउन कलर की जो वेरिएशन है वो हेल्पफुल वेरिएशन है। अब किस तरह से, क्योंकि वो जब बीटल को बर्ड खाने के लिए आएगा तो जो ब्राउन बीटल होगी वो सॉइल के साथ जो है वो मिक्स हो जाएगी, उसका पता ही नहीं चलेगा कि वो वहाँ पे है या नहीं। और ग्रीन वाली जो बीटल्स हैं वो हार्मफुल होंगी, वो डेंजर में होंगी, क्योंकि बर्ड जो है वो जाहिर हो रही होंगी उस टाइम पे, वहाँ पे ब्राउन कलर के ऊपर ग्रीन जो बीटल्स बैठी होंगी वो जाहिर होंगी। बर्ड्स ग्रीन को खा जाएगा, ब्राउन को छोड़ जाएगा। तो ब्राउन कलर और ग्रीन कलर, दीज आर वेरिएशंस। और वेरिएशंस में भी जो ब्राउन कलर है जिसको बर्ड नहीं खा रहा, जो फायदा में है, उसको हम कहते हैं कि ये हेल्पफुल वेरिएशन है। आई होप आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जो हेल्पफुल वेरिएशन वाले होते हैं वो लाइकली टू सर्वाइव करते हैं, जो सर्वाइव करेगा वही रिप्रोड्यूस करेगा। ओवर मैनी जनरेशन दीज फेवरेबल करेक्टरिस्टिक्स बिकम सिग्निफिकेंटली मोर कॉमन इन द पॉपुलेशन। जनरेशन टू जनरेशन जैसे ही आगे से आगे जानदार बढ़ते रहते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पैदा करते हैं, वो फिर दोबारा से रिप्रोड्यूस करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन पैदा करते हैं। इसी तरह से जो हेल्पफुल करेक्टर होते हैं वो ज़्यादा कॉमन हो जाते हैं एक पॉपुलेशन के अंदर। अगर स्पीशीज आउटकम की बात करें, हम लोग स्पेसिएशन आउटकम की बात करें, तो द कॉन्टिन्यूस अकोमुलेशन ऑफ दीज beneficial traits over vast amount of time eventually lead to new evolution of new species। अब इसमें क्या होता है, आपके पास ये देखें, ये फर्स्ट जनरेशन थी ए,
और इसमें जो भी यूज़फुल करैक्टर थे वो बी में पास हो गए, और इसी तरह से बी में जो यूज़फुल करैक्टर थे वो सी में पास हो गए, सी में जो यूज़फुल करैक्टर थे वो डी में पास हो गए। तो जो भी इसमें यूज़फुल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होते जाएंगे, वो नेक्स्ट जनरेशन में पास होते जाएंगे, और इसी तरह से यूज़फुल वेरिएशन जो है वो उस पॉपुलेशन का हिस्सा बन जाएंगे, और इस तरह से आपकी स्पीशी जो है वो एवोल्यूशन कर लेगी। अब ये तो आपकी थी वेरिएशन, कि वेरिएशन दो तरह की होती है, और जो वेरिएशन जो होती है, कुछ वेरिएशन यूज़फुल होती हैं और कुछ वेरिएशंस होती हैं वो हार्मफुल होती हैं। अब थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में वेरिएशन का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अब नेचुरल सिलेक्शन की जो थ्योरी है इसमें 5 स्टेप हैं। सबसे पहले वेरिएशन, जो भी वेरिएशन मतलब ये कलर का डिफरेंस हो सकता है, ये साइज़ का हो सकता है, स्पीड का हो सकता है, स्ट्रेंथ का हो सकता है, स्पीशीज़ के दरमियान में जो कलर या फिर साइज़ या शेप का जो डिफरेंस होता है इसको हम वेरिएशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे जो बुक में गिवन एग्जांपल है बीटल की, कलर की वेरिएशन है उसमें। उसके बाद पॉइंट आ जाता है स्ट्रगल। अब वेरिएशन तो है, अब वहाँ पर स्ट्रगल कहाँ पे आती है, जब ये स्ट्रगल जो होती है ना ये इंट्रा स्पेसिफिक हमने टर्म पहले भी कहीं ना कहीं पढ़ी हुई है, और आपके लिए एज अ बायोलॉजी स्टूडेंट आपको इंट्रा स्पेसिफिक टर्म का पता भी होना चाहिए। इंट्रा स्पेसिफिक से मुराद होता है विद इन द सेम स्पीशी। विद इन द सेम स्पीशी जो होता है वो कंपटीशन ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसको भी वही फूड चाहिए, उसको भी वही फूड चाहिए, उसको भी वही हैबिटेट चाहिए, उसको भी वही हैबिटेट चाहिए। सेम स्पीशी है ना, तो उनकी खुराक भी सेम होगी, उनका हैबिटेट भी सेम होगा। तो जब उनकी रहने की जगह, उनकी खुराक सेम है तो वहाँ पे कंपटीशन बढ़ जाता है। इसको कहते हैं स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। अब वो हर कोई जो है वो अपने स्ट्रगल के लिए काम कर रहा है, और इस तरह से फिर सर्वाइवल नेक्स्ट जो पॉइंट आ जाता है। स्ट्रगल इन्होंने कर ली, उससे नेक्स्ट होता है सर्वाइवल। हु विल सर्वाइव, द क्वेश्चन इज दैट हु विल सर्वाइव। वो सर्वाइव करेगा जो स्ट्रगल के दौरान जो है वो बेस्ट फिटेड होगा। अब ये देखें यहाँ पे गिवन एग्जांपल में, बुक की जो एग्जांपल है उसमें ब्राउन बीटल थी और ग्रीन बीटल थी, दोनों स्ट्रगल कर रही हैं कि दोनों अपना बेस्ट कर रही हैं कि मुझे जो है वो सर्वाइव करना है। और लेकिन बेस्ट कौन करेगा, वो जो स्ट्रगल जो है उसमें कौन विन करेगा, जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो उनमें ज़्यादा फिट होगा। जैसे अभी यहाँ पे फिट कौन था, फिट से ये मुराद नहीं है कि किसी में फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, फिट से ये मुराद है कौन इन्वायरमेंट में ज़्यादा फिट करता है। तो अब देखें यहाँ पे ब्राउन कलर की मिट्टी थी, ब्राउन कलर के बीटल इसमें ज़्यादा फिट करेंगे ना, तो वो जो है वो फिटेस्ट, वो बेस्ट सूटेड था, वही आगे जाके सर्वाइव करेगा। ग्रीन वाला बेस्ट सूटेड नहीं था, ऑल्दो उसकी स्ट्रगल पूरी थी लेकिन वो फिटेस्ट नहीं है इन्वायरमेंट के हिसाब से। इन्वायरमेंट में वो ब्लेंड नहीं होता था, ग्रीन कलर वाज़ेह हो जाता है, इसलिए वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो फिटेस्ट नहीं है। ब्राउन फिटेस्ट है तो वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अब वो जो ब्राउन फिटेस्ट है, वही ब्राउन कलर के जो ट्रेट हैं वही पासिंग ट्रेट्स होंगे नेक्स्ट जनरेशन में भी, ऑफ स्प्रिंग्स में भी वही ट्रांसमिट होंगे। अब जो पासिंग ट्रेट्स हैं ऑफ स्प्रिंग में वही ट्रांसमिट होते जा रहे हैं, वो पासिंग ट्रेट्स जो हैं वही अगर ट्रांसमिट हो रहे हैं, तो अभी हमने क्या बात की, अगर एक स्पीशी में वो ट्रेट हैं, अगली में भी वो ट्रेट हैं, उससे अगली में भी वही ट्रेट हैं, और उससे अगली में भी वही ट्रेट हैं, तो ये ट्रेट्स जो हैं ये जमा होते रहते हैं, और जमा होके क्या हो जाता है, एवोल्यूशन हो जाती है। और कल से हम लोग यही कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं कि एवोल्यूशन क्या है। ओवर द जनरेशन ऑफ टाइम, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में मूव करते जो यूजफुल करैक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या करते हैं, वो रिटेन कर जाते हैं उस स्पीशी के अंदर, और इस तरह से वो एवोल्यूशन का जो है वो प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो जाता है। ये है नेचुरल सिलेक्शन के 5 स्टेप्स जो आपकी फिंगर टिप्स पे याद होने चाहिए आपको। वेरिएशन तो पाई जाती है नेचुरली, उसके बाद ऑर्गेनिज्म स्ट्रगल करते हैं, स्ट्रगल में विन कौन करता है, जो फिटेस्ट होता है, फिर उसके ट्रेड्स ही नेक्स्ट पास ऑन किए जाते हैं, और इस तरह से एवोल्यूशन का प्रोसेस हो जाता है। अब आप लोगों के पास यहाँ पे पहला स्टेप उसको डिटेल में वो डिस्कस कर रहा है, हम लोग ऑलरेडी इसको मैंने आपको डिटेल में ही इसको पढ़ाया है, एक बार रीडिंग कर लेते हैं कि वेरिएशन इन पॉपुलेशन, हर जो पॉपुलेशन है उसमें साइज, स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ के हिसाब से जो है ना वो वेरिएशन पाई जाती है। अब वेरिएशन का कॉन्सेप्ट आपका बहुत क्लियर हो गया होगा, आई होप हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉम्पीट कॉन्स्टेंटली फॉर लिमिटेड रिसोर्सेज। देखें एक ही स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है ना, इंट्रा स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन ज़्यादा होता है जो एक ही स्पीशी के दरमियान होता है। और आपकी फॉर एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं, इंट्रा स्पेसिफिक विद इन द सेम स्पीशी कॉम्पिटिशन होता है, और एक होता है इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन। वो क्या होता है, वो होता है एक स्पीशी का दूसरी स्पीशी से, वो कॉम्पिटिशन थोड़ा हल्का होता है, वो लाइट होता है। क्यों? क्योंकि अगर एक स्पीशी का हैबिटेट डिफरेंट है, उसका जो है वो खुराक डिफरेंट है, तो दूसरे का हैबिटेट और खुराक डिफरेंट है, तो उनकी आपस में इतनी फाइट नहीं होती सर्वाइवल के लिए, बिकॉज उनकी डिमांड्स और हैं। इसी तरह से दे आल्सो फेस ऑनगोइंग थ्रेट्स
सर्वाइवल के लिए, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए ऑनगोइंग थ्रेट्स, प्रीडेटर, डिजीज और हार्श इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी उनको स्ट्रगल के लिए फोर्स कर सकती हैं। ये सारी जो होती हैं वजूहात, प्रीडेटर्स हैं, डिजीज़ हैं, इसकी वजह से भी जो है वो उसको स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। हु विल सर्वाइव, वही जो फिट होगा इन्वायरमेंट में। और मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया कि फिट जो है वो बेस्ट सूटेड है। इसका ये मतलब नहीं होता कि फिजिकल स्ट्रेंथ कितनी है, नॉट नेसेसरली इट इज़ मेंट दैट कि फिजिकल स्ट्रेंथ अच्छी हो, बल्कि क्या है सर्वाइवल से मुराद है हु इज़ द बेस्ट फिट इन द इन्वायरमेंट। इसी तरह से फिर पासिंग वेरिएशन, वो जो यूजफुल वेरिएशन होती है उनको पास किया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता एक्यूमुलेशन हो जाती है उन वेरिएशंस की, और आपके पास ग्रेजुअल एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। ये बीटल की एग्जांपल दी हुई है, तो हमने अभी तक बीटल की एग्जांपल डिस्कस की। यहाँ पे डायग्राम जो है वो सही से पेस्ट नहीं हुई, लेकिन मुझे आपकी बुक से ही उसको पेस्ट करना था। डायग्राम को एक बार बुक से खोल के देख लेते हैं। ये देखें, बुक पे भी उन्होंने इसी तरह से आपकी ये बनाई हुई है कि वेरिएशन है, ग्रीन और ब्राउन कलर की बीटल्स हैं। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ब्राउन जो सर्वाइव करती हैं और जो ग्रीन है उनको जो है वो मरना शुरू हो जाती हैं। उनको प्रीडेटर्स उन पर अटैक कर देते हैं, उनको वो खा लेते हैं, बिकॉज वो ब्लेंड नहीं हुई होती सॉइल में, वो नज़र आ रही होती हैं। स्ट्रगल दोनों ही करती हैं। सर्वाइव कौन करता है? फिटेस्ट। कौन फिटेस्ट? जिसको इन्वायरमेंट सपोर्ट करता है। और फिर वो जो क्योंकि ब्राउन वाला फिटेस्ट है, तो वही ट्रेड जो है, वही वेरिएशन नेक्स्ट जनरेशन में पास कर दी जाती है, पासिंग ऑन वेरिएशन। और आहिस्ता आहिस्ता एवोल्यूशन का प्रोसेस होता है। ग्रेजुअल एवोल्यूशन से उस पॉपुलेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्राउन बीटल्स ही बचती हैं, बिकॉज दिस ट्रेट, दिस वेरिएशन इज सपोर्टेड बाय द इन्वायरमेंट एंड दिस इज द फिटेस्ट। उसके बाद और मिसालें यहाँ पे कौन सी हैं? जिराफ नेक की मिसाल दी गई है आपकी बुक पे, कि यहाँ पे भी वही होता है। थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन किस तरह से डिफाइन करती है कि जिराफ है, इसमें सबसे पहले वेरिएशन होती है। एंसेस्ट्रल जिराफ हैड स्लाइट डिफरेंस इन नेक लेंथ। फिर उनमें क्या हुआ? स्ट्रगल स्टार्ट हुई सर्वाइवल की, क्योंकि लीव्स जो थे, ट्री बहुत टॉल थे और लीव्स बहुत ऊंचाई में पाए जाते थे। अब उनको सर्वाइव करने के लिए ऊपर होके खाना पड़ता था लीव्स को। इट वाज वेरी हार्ड टू रीच, स्पेशली ड्यूरिंग सिवियर ड्राई सीजन। फिर क्या हुआ? सर्वाइवल और रिप्रोडक्शन के लिए जिराफ विद लॉन्गर नेक, वो जिराफ जिनकी नेक्स जो थी वो लॉन्ग थी, जिनकी लेंथ अच्छी थी, जो उस तक पहुंच पा रहे थे, ट्री तक, लॉन्ग ट्रीज तक पहुंच पा रहे थे, वो क्या किए? उस ट्रेड को, वेरिएशन थी ना यहाँ पे, एक वो जिराफ था जिसकी नेक शॉर्ट थी, एक वो था जिसकी लॉन्ग थी। अब लॉन्ग वाले को इन्वायरमेंट ने फेवर किया, वो इन्वायरमेंट में बेस्ट फिटेड था, और वही जनरेशन जो है वो सर्वाइव कर सकी। और आपको आज आप देख लें, आप किस तरह की जिराफ देखते हैं? शॉर्ट नेक जिराफ आपने कभी नहीं देखा होगा, क्योंकि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए। वो जो शॉर्ट नेक वाला ट्रेड था वो इन्वायरमेंट ने सपोर्ट ही नहीं किया, और ड्यूरिंग द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन वो बिल्कुल गायब ही हो गया। और अब कौन से बचे? लॉन्ग नेक बचे आपके पास। इसी तरह से पेपर्ड मॉथ्स एवोल्यूशन की बात करें कि आपके पास ये जो मॉथ्स थी, इसका एक पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, और इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी। आपको मज़ा आएगा सुनने में भी कि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले वहाँ पे जो ट्रीज़ थे उनके ऊपर वो ब्राउन कलर के ट्रीज़ थे। तो ब्राउन कलर के ट्रीज़ के ऊपर दो तरह की वेरिएशन थी मॉथ्स की। एक वेरिएशन थी ब्राउन कलर की, एक मॉथ्स थे ब्लैक कलर के। अब आप खुद सोचें, ब्राउन कलर का जो दरख्त की बार्क होती है, जो उसकी नीचे वाला पोर्शन होता है ब्राउन कलर दरख्त का, अब वहाँ पे सारे मॉथ्स बैठते थे, ब्राउन भी बैठते थे, ब्लैक भी बैठते थे, और वहाँ पे ब्राउन जो थे वो ब्लेंड जाते थे दरख्त के साथ, और ब्लैक वालों की शामत आ जाती थी। सारे बर्ड्स आके उन्हीं को प्रे करते थे, उन्हीं को खा जाते थे शिकार करके। अब आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रहा था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले क्या हो रहा था? ब्लैक वाले मॉथ्स जो थे उनको वो खाए जा रहे थे, और बच कौन जाता था? बच जाते थे आपके पास ब्राउन कलर के मॉथ्स। फिर क्या हुआ? फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गई। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्री चली, तो आपको पता है इंडस्ट्री में फॉसिल फ्यूल जले, वहाँ पे ब्लैक कलर की स्मोक पैदा हुई, और वो स्मोक जो थी वो दरख्तों की जो वो छिलका होता है या बार होती है उसके ऊपर उसने आके जमा होना शुरू कर दिया। अब वो जो बार्क जो दरख्त की पहले ब्राउन कलर की थी, अब वो किस कलर की होगी? ब्लैक कलर की। पहले ब्राउन बीटल्स नज़र आ रही थी, अब ब्लैक बीटल्स नज़र नहीं आ रही थी। अब कौन सा था एवोल्यूशन के, ये जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कौन सा ट्रेड जो था वो ज़्यादा हेल्पफुल था? वो ट्रेड जो हेल्पफुल रहा वो था ब्लैक कलर का। ब्लैक जो थे वो बेस्ट सर्वाइव कर गए, और ब्राउन फिर नज़र आने लगे बर्ड्स को। बर्ड्स ने ब्राउन को प्रे करना स्टार्ट कर दिया, उनको खाना शुरू कर दिया, और जो ब्लैक वाले थे वो बेस्ट सर्वाइव कर गए। वो फिटेस्ट करेक्टर था, उसी को सपोर्ट किया गया, और वो नेक्स्ट जो थे वो नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट होते गए। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन कलर के मॉथ्स बिल्कुल ख़त्म हो गए और ब्लैक कलर के ही सर्वाइव किए।
तो यहाँ पे ये बुक पे आप इसकी रीडिंग कर लीजिएगा कि डार्क मॉथ्स जो थे वो सारा, अगर हम इसको ये मॉथ्स वाली मिसाल भी हम आपकी थ्योरी में इम्प्लीमेंट करके देखें तो ये देखिए दो तरह की वेरिएशन थी। ब्लैक एंड ब्राउन इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद की बात करते हैं, दो तरह की वेरिएशन थी, दोनों ने स्ट्रगल की। सर्वाइव किसने किया? ब्लैक वाले ने सर्वाइव किया, क्योंकि ब्लैक कलर के ऊपर वो नज़र नहीं आ रहे थे, वो बेस्ट फिटेड थे। अब वही ब्लैक कलर की ही फिर ट्रेट आहिस्ता आहिस्ता पास ऑन हुई और एवोल्यूशन के दौरान अब सिर्फ ब्लैक कलर के पेपर्ड मॉथ्स पाए जाते हैं, ब्राउन कलर के नहीं पाए जाते। आई होप हमने इसको इम्प्लीमेंट भी करके देख लिया कि किस तरह से ये मिसाल जो है वो इम्प्लीमेंट होती है थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में। आई होप ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया होगा। And that was all about today's lecture. If there is any question, you can ask in comment section.